नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने लैब असिस्टेंट का टॉपिक शुरू कर रखा है और टॉपिक वाइज अपन चल रहे हैं। तो अपन ने प्रमुख जो स्थल रूप है उनकी चर्चा अपन कर ही रहे थे। उसके अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की चर्चा कर ली है ऑलरेडी। जैसे नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप है, काष्ठ प्रदेशों के स्थल रूप है, उनकी चर्चा अपन ने कर ली है। इसके अलावा हिमानी के द्वारा निर्मित स्थल रूप है, उनकी चर्चा की। अब आज अपन देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है महासागरीय जो धाराएं होती है, धाराएं किस प्रकार से महासागर के तटीय इलाके में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती है, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे प्रमुख स्थल रूपों में महासागरीय धाराओं द्वारा निर्मित स्थल रूप। ठीक है, महासागरीय धाराएं किस प्रकार के स्थल रूप है वो निर्मित करती है, ये अपना टॉपिक है। यहां अपन देखेंगे महासागर की धाराएं लगभग 5 प्रकार की क्रियाएं करती है। यानी वो जो जलीय क्षेत्र से बह करके आता है वो 5 प्रकार से जो तट है उसको प्रभावित करता है। पहली क्रिया उसको बोलते हैं भाई जलगति क्रिया। इसमें महासागर का जल जो है धारा के रूप में तट से टकराता है, टकराकर तट को काट कर ले जाता है, अर्थात जो तट है उसको उबड़ खाबड़ कर देता है। जैसे यदि इसको अपन तट मान ले और ये महासागर मान ले, इसको यदि महासागर मान ले और ये महाद्वीप मान लें, तो यहाँ जैसे ये लहर पानी आएगा तो यहाँ इसके ऊपर जल दबाव डालेगा और इसमें एक प्रकार से यहाँ का मलबा काट करके अंदर ले जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं जलगति क्रिया द्वारा। दूसरा महासागरीय जल जो है वो क्रिया करता है, उसका नाम है अपघर्षण। अपघर्षण में वही बात है, महासागरीय जल द्वारा तटों को घर्षित करके ले जाना। क्या कहलाता है? अपघर्षण कहलाता है। ठीक है ना, अपघर्षण कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा एक होता है सन्निकर्षण। इसमें क्या होता है कि महासागरीय लहरों के साथ अवसाद में क्या होता है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी होता है, चट्टानों के अवशेष होते हैं, वो आपस में रगड़ खा करके अपरदन करते हैं या घर्षण करते हैं, उसे सन्निकर्षण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? सन्निकर्षण बोलते हैं। ठीक है, एक होता है घोलीकरण। यह रासायनिक अभिक्रिया भी थी, अपन ने अपक्ष में पढ़ी थी इसको। तो इसमें लहरों के जल द्वारा मुख्य रूप से जो लाइमस्टोन होता है, जैसे इस तट के पास में यहाँ लाइमस्टोन है, अब्रक ये अपना जिप्सम है,
तो इन खनिज प्रधान मिट्टी यहाँ की है, तो जल उसके साथ में घुलन क्रिया करेगा और उसको भाग करके कहाँ ले जाएगा, इसको यहाँ से खाली करके अंदर ले जाएगा, जमा कर देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं घोलीकरण। लहरों के द्वारा चूना प्रधान, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, जिप्सम में, ठीक है ना, और अन्य जो मृदाएं होती है आदि को घोलकर ले जाना क्या कहलाता है, घोलीकरण कहलाता है। इसको भाई बोलते हैं घोलीकरण कहलाता है, ठीक है, ये घोल के ले जाता है। और पांचवी जो प्रक्रिया है, पांचवी प्रकार है जल क्रिया करता है, वो किस रूप से कर, नदी में भी क्रिया ही सातवीं है, पांचवा प्रकार है वो है जल दाब क्रिया। पहली लिखी थी मैंने जल गति क्रिया, इसमें जल की गति के कारण, जल आकर के टकराता है तो उसकी गति के कारण घर्षण होता है तट में। जल दाब में क्या होता है, जल तेजी से तटों से टकराता है, ठीक है, तो तेजी से जब जैसे वो टकराता है तो तट में जो छिद्र पाए जाते हैं, तटों में जो छिद्र होते हैं, छिद्रों में ऑलरेडी हवा भरी रहती है भाई, निर्वात होते हैं तो उसमें हवा तो रहती है, खाली यदि वो है छिद्र है तो उसमें हवा रहती है, हवा रहती है। तो जल का दाब हवा पर लगता है, ठीक है ना, हवा पर जैसे दाब लगता है तो सेल जो है ना वो फैलती है, दाब लगता है उस पर तो फैलती है। और जैसे ही जल का दाब हटता है, जब दाब हटता है तो चट्टान अचानक से खाली हो जाती है और उसका दाब हट जाता है, तो वो भुरभुरा करके नीचे गिर जाती है, तो वो टूट जाती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं भाई कौन सी क्रिया, जल दाब क्रिया, समझ गए। जैसे ये तट है, जल वेग के साथ में यहाँ खांच रेसे थे, उसमें प्रवेश कर गया, प्रवेश करने से इसमें इस चट्टान के ऊपर दाब बढ़ा, और दाब बढ़ा, जैसे जल की लहर की वापस पीछे हटी तो ये भाग खाली हो गया, इसका अचानक दाब हटता है तो ये नमी से सिक्त जो चट्टान होती है वो टूट करके नीचे गिर जाती है, सेल धारा के साथ बह के चली जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जल दाब क्रिया द्वारा घर्षण करना या अपरदन करना। तो 5 प्रकार से सागरीय जो लहरें हैं वो घर्षण करती है, अपरदन करती है, और नदी में भी यही क्रिया चलती है, नदी में भी यही प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला बिंदु इसमें है, अब देखेंगे कि महासागर की लहरें जो है वो अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है, साथ साथ में नोट करते चले। अब तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जुड़ें, क्योंकि हमारा मनोबल तभी बना रहेगा जब आप अधिक से अधिक जुड़ोगे, अच्छे व्यूज आएंगे, पढ़ेंगे तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा। और यदि आप आलस करोगे, कम पढ़ोगे तो वाजिब है कि हमारा आलस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक जुड़े, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं ताकि लाभ पहुँचे। अब अपन देखेंगे महासागरीय धाराओं द्वारा अपरदन से निर्मित स्थल रूप। अब महासागरीय तटीय क्षेत्र में धाराएं कौन कौन से स्थल रूप वो बनाती है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे कि किस तरह के स्थल रूप है वो अपरदन यानी कटाव के द्वारा प्रारंभ कर देती है। एक सबसे पहले देखें तो अपन भृंगु, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि तट पर लहरों के दबाव से
कटकर या तट का बहुत बड़ा भाग जो है वो कट करके अपरदित हो जाता है, कटकर सागर की ओर प्रवाहित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से निर्मित जो आकृति है भृंगु कहलाती है। क्या कहलाती है? भृंगु कहलाती है। इसमें जो भृंगु का आकार जो बनता है वो इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी कहा कि ये वाला जो भाग है यदि इसको महाद्वीप मान लें और इसको यदि अपन सागर मान लें, अब लहर आकर के इसमें दबाव डालती है तो इस भाग को यहाँ से काट करके बहा करके ले जाती है। इस प्रकार से ऊपर वाला जो भाग है वो ऊपर बाहर के सागर की ओर निकला हुआ रह जाता है, नीचे का भाग यहाँ से कट करके कहाँ जाता है? सागर की तली में निकल जाता है। तो ये जो कटित अपरदित जो तट है उस तट को अपन किस नाम से पुकारते हैं? भृंगु के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना। अपरदित तट है वो भृंगु कहलाता है। यहाँ जो खांच बनती है इसको खांच बोलते हैं। ये कब बनती है? जब ऊपर वाली शेल कठोर हो, उसके नीचे मुलायम शेल यदि पाई जाती है तो मुलायम शेल पहले कटती है जल से, तो ये खांच बन जाती है। ठीक है ना। इसको खांच ही बोलते हैं वैसे। तो ये भी एक प्रकार की स्थलाकृति ही कहलाती है। समझ गए। दूसरी स्थलाकृति इसमें अपन देखेंगे लघु निवेशिका। ये एक प्रकार से कहें तो कंदरा कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, इसको छोटी गुफा कह सकते हैं। ठीक है ना। लघु निवेशिका केव यानी गुफा ही होती है। तो तट पर लहरों के प्रहार से गहरी लंबी गुफा का निर्माण हो जाना। जैसे यह है, ये जो खांच बनी है ये आगे जाकर के यदि आगे कटाव लहरें यहाँ से टकराती है, आगे जाकर के काफ़ी दूरी तक का कटाव कर देती है। अब ये काफ़ी दूरी तक हो गई तो इस तरह की संरचना यदि इस स्थल रूप में अंदर तक बन गई है संरचना, तो ये एक प्रकार से गुफा बन गई। यदि ये छोटी है तो लघु निवेशिका बोलते हैं इसको, और बहुत बड़ी है तो गुफा है। तो एक प्रकार से ये क्या है कि गुफा का रूप ले लेती है। ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं लघु निवेशिका। अगली है कंदरा या गुफा। ठीक है ना। अब ये गुफा जो है ना अब आकार में बड़ी हो जाएगी। पहले तो जैसे अब इसको दूसरी आकृति में आपको समझाऊं तो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ये सागर है और ये स्थल भाग है। अब ये खांचे पड़ गए ना ये वाली, ये लघु निवेशिका कहलाएगी। ये सागर है यहाँ पे। ठीक है। तो ये तो हो गई लघु निवेशिका। और यदि ये बड़ी आकृति बन गई, एक लघु निवेशिका आगे विस्तृत हो गई, तो इसको अपन ये कह देंगे, इसको गुफा कह देते हैं। आकृति सेम ही है। तो ये अंडाकार आकृति है, ये तो हो गई लघु निवेशिका। अंडाकार दिखाई दे रही ना, प्रार से गहरी लंबी अंडाकार, गुफा न कह के अंडाकार आकृति कह दे इसको। ठीक है ना। और ये इसका आकार बढ़ जाता है तब वो क्या बन जाती है? कंदरा या गुफा। तो तट पर लहरों के प्रहार से, तट पर लहरों के प्रहार से लंबी गुफा का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? कंदरा कहलाता है। अब इसमें यह मुलायम सेल है, यह सेल कैसी है? मुलायम। तो मुलायम सेल है तो ये क्या करती है?
सागर की लहरें टकराती हुई इसमें कटाव करती रहती है, इसको खाली कर लेती है। और ये मुलायम सेल यहाँ किस तरह की चट्टान हो सकती है, चुनाव प्रदान हो सकती है, ठीक है ना, या अन्य मिट्टी हो सकती है जो कठोर नहीं हो, तो उसको बहा करके ले जाती है, तो उसको बोलते हैं भाई गुफा, ठीक है, या कंदरा बोलते हैं। अगली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं मेहराब। अब तट के पास में क्या होता है, तट के पास में यदि अपने मेहराब नुमा आकृति बन जाती है, दो तरह की कंदराएं, यानी यहां जो आकृति इस रूप में बन जाए, इस तरह की आकृति में बन जाए, एक आकृति यहां है, इधर से पानी घुसता है और उधर निकलता होगा, तो इस तरह की आकृति बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, सागरीय लहरों के दबाव से, ठीक है ना, दो कंदराओं के मिलने से निर्मित स्थलाकृति, मेहराब कहलाती। क्या कहलाती है, अगली आकृति है मेहराब कहलाती है। तो इस प्रकार की गुफा सी बन जाती है ना, ये मेहराब कहलाती है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है गुफा स्तंभ, इसको गुहा स्तंभ बोलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि यहां से मेहराब की छत ये टूट जाती है, ये मेहराब था, ऊपर से इसकी छत टूट गई, तो यहां एक स्तंभ खड़ा हो गया और ये भी एक स्तंभ सा रह गया, ठीक है ना। जब मेहराब की छत टूट जाती है तो सीधी खड़ी आकृति गुहा स्तंभ कहलाती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से छत इसकी थी, वो टूट करके नीचे गिर गई, तो बचा क्या, एक स्तंभ बच गया। तो ये तट के सहारे खड़ी आकृति है, उसको अपन क्या बोलेंगे, गुहा स्तंभ। ये अपर्दन से निर्मित प्रमुख स्थल रूप पाए जाते हैं। और अंतिम आकृति यहां जो बनती है, तरंग ग्रसित वेदिका। अब तरंग ग्रसित वेदिका, तो वही बात है, तटों पर धाराओं या तरंगों द्वारा के प्रहार से निर्मित लहरनुमा आकृति क्या कहलाती है, तरंग ग्रसित वेदिका कहलाती। यानी यहाँ से कटाव होते होते, और यदि यहाँ पर कटाव होते होते और इस तरह की आकृति बन जाए, इस तरह की, तो ये तरंग ग्रसित वेदिका कहलाती है। इसको तरंग ग्रसित वेदिका कहते हैं, ठीक है ना। लहरनुमा आकृति जब बन जाती है तो उसे। अगला बिंदु अपन देख रहे हैं, ये तो
कौन सी स्थल रूप है? धाराओं या तरंगों द्वारा अपर्दित स्थल रूप। सागरीय तरंग या धारा द्वारा अपर्दित कटाव से जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो स्थल रूप यहाँ पर तट के आसपास में देखने को मिलती है। अब अपन देखेंगे, नोट भी कर लें साथ साथ में, अब अपन देखेंगे कि सागरीय धाराओं द्वारा निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है उसकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में नोट भी कर लें। अपर्दित स्थान पे यहाँ निक्षेपण कर देते हैं अपन, और ये जो आकृति स्थल रूप पर चेंज हो जाएगा। देखो किस रूप में होता है। अपन अब देखेंगे निक्षेपण यानी धाराएं या सागरीय तरंगे तट से टकराती है तो वो काट के ले जाती है और उसका निक्षेपण करती है। तो निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप। एक होता है पुलिन या बीच बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सागरीय किनारा। तो सागर के किनारे लहरों या धाराओं या तरंगों द्वारा, लहरें प्राय ज़्यादा, लहर और तरंग एक ही होती है भाई। देखो लहरों या तरंगों द्वारा कटाव करके अवसाद का जमाव करने से निर्मित स्थल रूप बीच कहलाता है। अपन कहते हैं समुद्री बीच पे गए हैं घूमने के लिए, तो तट के सारे लहरें, बारीक मिट्टी, कंकड़ पत्थर, जो भी अवसाद है उसका जमाव करते रहते हैं। तो इसको पुलिन या बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिन या बीच बोलते हैं। ठीक है ना, पुलिन या बीच कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे ये सागर है, अब ये लहरें यहाँ से टकराती तो इसको काट करके क्या करेगी, यहाँ से काट करके काफ़ी दूरी तक इस प्रकार से बारीक मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी। ये लहरें यहाँ टकराती है, इसको बारीक मिट्टी को काट करके यहाँ जमा कर देती, तो काफ़ी लंबी दूरी तक कंकड़ पत्थर मिट्टी बजरी जो है वो बारीक मिट्टी का जमा हो जाता है। इसको बीच बोलते हैं। तो काफ़ी लोग इसको पर्यटन के दृष्टि से अपन देखते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए, गोवा, ठीक है ना, खूब लोग जाते हैं, तो इस बीच का आनंद लेने के लिए जाते हैं तट के किनारे, समुद्र के किनारे। एक होता है कस्प पुलिन, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जब अवसाद त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार कह सकते हैं आकृति में निर्मित हो जाए या जमा हो जाए, तो निर्मित स्थल रूप कस्प पुलिन कहलाता है। कस्प पुलिन कहलाता है। कोई यानी ये त्रिभुजाकार लंबा बन जाए, ठीक है ना, तो उसको कस्प पुलिन कह देते हैं। कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति जो है वो अपनी है स्पिट। अगली आकृति है स्पिट।
एक सेकंड पे पानी पी लेते थोड़ा। अगली आकृति स्पिट है, वही बात है, इसमें ऐसा ही होता है, जब लहरों द्वारा अवसाद का जमाव सागर में एक जिह्वा के समान आकार में हो जाता है, तो उसे स्पिट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको? स्पिट बोलते हैं। यानी इसकी आकृति, ये जो बीच है, एक जीवा के समान इस प्रकार से ये जमा हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये सागर का इधर वाला तट है, तो इस प्रकार से जमा हो जाए, ये मलबा यहाँ से ग्रसित होकर के यहाँ जमा हो गया, ठीक है ना। तो ये है स्पिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पिट कहलाता है। फिर आती है अगली आकृति, उसको बोलते हैं रोधिका, ठीक है। जब अवसाद सागर में तट के सहारे जमा हो जाए, तो उसे रोधिका बोलते हैं, यह कहा जाता है। एक ही बात है, ये दो प्रकार रोध, इसमें रोध व रोधिका दो तरह का होता है, दोनों में फर्क कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जब सागर के अंदर ये मलबा जल में डूबा रहता है, तब रोध कहलाता है। सागर में डूबा भाग, जब ये डूबा रहता है तब तो रोध कहलाता है, और यदि ऊपर उभरा होता है, ऊपर उभरा रहता है, तो रोधिका कहलाता है। ठीक है ना। कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। निक्षेपण से बीच कैशफुलिन, स्पिट और रोधिका। पांचवी आकृति इसी से लेंगे अपन, रोधिका से ही। उसको बोलते हैं अपतट रोधिका। ठीक है ना, अपतट रोधिका। अब इनकी शेप कैसे बनती है मैं बता देता हूं आपको। इस प्रकार से ये एक समुद्री किनारा, ये महाद्वीप है, यहां पानी है तो ये महासागर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहां मलबा लहरों द्वारा लाकर के इस रूप में यहां जमा कर दिया जाता है। ये जो मलबा जमा हुआ है इसको बोलते हैं रोधिका। ठीक है, तट के सारे जमा हो गया, किसी रूप में हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे भी हो गया, जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, तो ये रोधिका कहलाता है। दूसरा यहां मैंने लिखा है अपतट रोधिका। ये थोड़ा अलग है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है इसमें। जैसे ये तट है, ये तट है, इस रूप में तट है। जब ये रोधिका जो है तट के सहारे इस रूप में समानांतर यूं जम जाए, तब ये अपतट रोधिका कहलाता है। ठीक है ना। जब ये अवसाद तट के समानांतर जमा हो जाए,
तो इसे अपतट रोधिका बोलते हैं, अपतट रोधिका कहते हैं। समझ गए, ये तट है तो इसके समानांतर यूं जमा हो गया तो अपतट रोधिका, इसको अपतट रोधिका बोलते हैं। ठीक है, और अगला बार जो है, अगली रोधिका किस रूप में बनती है, देखो उसका नाम है जी छठी आकृति, हुक। ठीक है, जब अवसाद या मलबा तट के शीर्ष पर एक हुक के आकार में जमा हो जाए। हुक जैसे आप जानते हो, यह तट है तो इस तट के ऊपर यदि मलबा इस प्रकार से जमा हो जाए, इस प्रकार से, इसको हुक बोलते हैं, आकार में जमा हो जाए, इस प्रकार से जमा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। कोई ज़्यादा फर्क है नहीं है। एक इसी से मिलती जुलती आकृति आगे बनती है, उसको बोलते हैं लूप। जब यह हुक घूम करके यहाँ यदि इधर मुड़ जाता है एकदम से और छल्लेनुमा आकार, जब हुक मुड़कर छल्लेनुमा आकार में जमा हो जाए, आकार धारण कर ले, तो इसे लूप बोलते हैं, लूप। ठीक है, तो पहले तो यहां तक तो हुक था, लेकिन ये घूम करके यदि इधर वापस टच हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। एक होता है अगला है अब देखो लूप जो बना है ना, लेगून, झील। अब जो लूप है यानी छल्लेनुमा जो आकृति बनी है, इसमें पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, तो उसको यानी अब यहां ये छल्लेनुमा आकृति बनी रही, यहां वापस टर्न लेकर के ये लूप था, अब यहां तो पानी भरा रह ही गया ना, या तो ऐसे बन जाती है, या छल्लेनुमा आकृति न बन करके जब यहाँ बार बन जाती है, रोधिका बन जाती है, और इसको तट को दोनों ओर से जोड़ देती है, इस तरह से बार बन जाए अब तटी रोधिका बंद करके, और इस खांच का मुख बंद कर देती है, तो पीछे पानी भर गया, ठीक है ना। तो ये जो झील है वो लेगून कहलाती है, ठीक है ना। तो तटीय खांच में खांच का मुंह है रोधिका से बंद होने के बाद इसमें पानी भर जाने से निर्मित झील क्या कहलाती है, लेगून झील कहलाती है।
जैसे अपने उड़ीसा में चिल्का, ठीक है ना, तो लेगून झील का उदाहरण है। तो ये रोधिका मिट्टी, रोधिका क्या है, ये मिट्टी जमा जो अवसाद जमा हो गया तो इसका मुख बंद हो गया, पीछे पानी छूट गया, ठीक है ना, तो इस तरह के लेगून है। इस तरह के लेगून अपने केरल में भी खूब पाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी है, और ये उड़ीसा चिल्का अपना लेगून है ही। अगली आकृति है, नवी आकृति है, उसको बोलते हैं भाई टोम्बोलो। इसमें क्या होता है टोम्बोलो में, पहले संरचना समझ लिया अपन। जैसे ये तट है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, और यहाँ कोई द्वीप है। जब ये जो रोधी का जो बार बनता है इस प्रकार से बने कि इस द्वीप को जोड़ दे आपस में, ये बार जो बना था इस तरह से संरचना बने कि द्वीप को आपस में जोड़ दे, ठीक है ना। जब रोधी का द्वारा सागरीय द्वीप को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो निर्मित संरचना टोम्बोलो कहलाती है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, टोम्बोलो का संबंध है, ठीक है, तो ये टोम्बोलो है भाई, इसको टोम्बोलो कहते हैं इसको। जब ये बार जो है रोधी का है द्वीप को जोड़ दे तट से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोम्बोलो के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ 9 प्रकार की, और भी यदि अपन बारीकी में जाए तो बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन एनसीईआरटी और 12th 11th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यही है अपना। तो ये 9 प्रकार की निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियाँ अपन ने देखी, जो महासागर और सागर जो है उसके तटीय भागों में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला बिंदु है अपना अगला बिंदु होगा पवन द्वारा अपरदित व निक्षेपित स्थल रूप। अब अपन हवा की बात करेंगे कि पवन अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन से स्थल रूप बनाता है। तो यहाँ महासागरीय धाराओं के स्थान पर अपन लिख देंगे पवन द्वारा अपरदित और निक्षेपित स्थल रूप। तो अपन अब शुरू करें पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप। इसमें अपन देखेंगे पवने मरुस्थलीय भागों में स्थल रूपों का निर्माण करते, क्योंकि मरुस्थलीय जो भाग है वहीं अधिक हवाएं चलती है, निर्माण करती है। इसमें जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं वही है अपघर्षण, यानी हवा घर्षण के द्वारा अपवाहन उठा करके ले जाती है ना। अपघर्षण और अपवाहन की क्रिया इसमें होती है। अपवाहन एक स्थान से उठा करके मलबे को दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो इन क्रियाओं के द्वारा ये क्या करती है, किसी भी क्षेत्र विशेष में स्थलाकृति बनाती है। तो इसमें भी वही है, अपरदन द्वारा निर्मित और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप। अपरदन से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, जैसे वात छिद्र, पहला स्थल रूप इसमें है वात छिद्र। तो यह हवा द्वारा धरातल में कोमल सेलों को काट करके, भाई कोमल कटेगी पहले, तो कोमल सेलों को काट कर छोटे छिद्रों का निर्माण करना,
वात छिद्र कहलाता है। ठीक है, कोमल शेल हवा जैसे ही घर्षण करती है, टकराती है, अपने साथ में दूसरी मिट्टी के जो अवशेष उसको लाती है, तो मुलायम शेल पर जैसे प्रहार करती है तो छोटे छोटे छिद्र बना देती है। धरातल है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बना देती है। तो जैसे यहाँ घर्षण किया तो यहाँ छिद्र बना दिए, यहाँ बना दिए, इस प्रकार से ये छोटे छोटे छिद्र वो बनाती है, जिनको वात छिद्र कहा जाता है एक प्रकार से। वात छिद्र बनाने के बाद में अगली संरचना इसमें है द्वीपाभगिरी। द्वीपाभगिरी यानी एक प्रकार से यूं कहें कि तो हवा द्वारा द्वीपों के समान भाग का निर्माण करना। कैसे करती है? जैसे यह भाग है, इसमें क्या करती है कि हवा जब घर्षण करती है तो कठोर शेल तो खड़ी की खड़ी रह जाती है और मुलायम शेल जो है वो कट करके चली जाती है। तो इस प्रकार से बीच बीच में ये टीले से रह जाते हैं, बीच बीच में इस प्रकार से पहाड़ियाँ सी रह जाती है, तो इनको बोलते हैं द्वीपाभगिरी। क्या बोलते हैं भाई? द्वीपाभगिरी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगली आकृति है छत्रकशिला। तो हवा द्वारा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अपरदन से कोमल शेलों को काट कर ले जाना, काट कर ले जाना, वह कठोर शेल एक छत्रकनुमा रह जाना। इसमें कैसा होता है? जैसे यह शेल थी, उसमें इस प्रकार से इस तरह की आकृति बनाती है। अब ये छत्रनुमा आकृति जो है ना वो रह गई, तो इसको छत्रकशिला कहते हैं। क्यों बनी? क्योंकि चारों ओर की जो शेलें थी वो कठोर मुलायम थी, तो हवा ने जब अपना प्रेशर डाला, ठीक है ना, तो यहाँ से काट के उनको ले गई और कठोर शेल खड़ी रह गई, तो एक छत्रनुमा आकृति बनी ना, इसको छत्रकशिला कहा जाता है। ठीक, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक भूस्तंभ, अगली आकृति है भूस्तंभ। ठीक है ना, तो इसमें वही बात है, पवन द्वारा कोमल शेलों को हटाकर ले जाना, वह कठोर का खड़े रहना, कठोर शेल का खड़े रहने से निर्मित स्थल रूप। तो इसमें इस तरह की आकृति बनती है, इस तरह के कुछ स्थल रूप जो ऊपर के ऊपर खड़े रह जाते हैं, बीच बीच में से हवा यहाँ से जो मलबा है उसको काट करके बहा करके ले जाती है, तो इस तरह के स्थल रूप है वो खड़े रह जाते हैं, तो इनको बोलते हैं भूस्तंभ। क्या बोलते हैं भाई? इसको भूस्तंभ के नाम से पुकारा जाता है। अगली आकृति अपनी है तिप्पलशिला। तिप्पलशिला तो पवन के घर्षण से बनी आकृति जो त्रिभुजाकार हो। ठीक है ना, अब इसमें क्या कठोर शेल त्रिभुजा आकृति में रह जाती है, इस प्रकार से जो कठोर शेल है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है और धरातल का अन्य भाग कट करके चला जाता है, तो कठोर शेल जो खड़ी की खड़ी रह गई, ठीक है ना, तो
उससे निर्मित जो आकृति है उसको तिपेल शिला के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आकृति त्रिभुजाकार हो गई इसमें, ठीक है ना। तो 3 फलक हो गए, इसमें 3 तरह के फलक होते हैं, तो इस पर एक प्रकार से इस तरह की जो शेप बनती है उसको तिपेल शिला के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह की आकृति इसमें बनती है, ठीक है ना। अगला है, ऊपर लिख देता हूं मैं, साथ साथ में पढ़ते चले भाई, नोट भी करते चलें। अब जल्द ही जल्द आपके पास लेसन पहुंचेंगे। अश्मक जाली का, तो पवन के कटाव से धरातल पर कठोर और मुलायम शैल पाई जाती है ना, तो उनका कटाव होता है तो कठोर का न होकर के मुलायम का होता है, तो जालीनुमा आकृति, जालीनुमा संरचना बनना अश्मक जालिका कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको अश्मक जालिका बोलते हैं। एक होती है जुगेन, जुजैन भी आता है कहीं पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जुजैन में क्या होता है कि जब कई जो शैलें होती है लंबवत, यदि अपन उनको कहें तो लंबवत कठोर मुलायम शैलें पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसमें मुलायम शैल तो कट जाती है और कठोर शैल जो है बच जाती है। जैसे ये धरातल है, इसमें इस तरह की सी शेप बनती है, इसमें ये शेप बनती है। तो ये जो शेप है ना, इसको जुजैन या जुगेन बोलते हैं। जुजैन भी आता है और जुगेन भी आता है, इंग्लिश वर्ड है, जुजैन या जुगेन बनता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ कोमल शैल थी, यह कठोर रह गई, तो कोमल और कठोर शैलों का लंबवत होना, ठीक है ना। तो उसके कारण इनकी आकृति बनती है। तो इसमें कठोर व कोमल शैलों का क्षैतिज अवस्था में होने से पवन कठोर को छोड़कर मुलायम को काटकर निर्मित स्थल रूप क्या कहलाते हैं, जुगेन कहलाते हैं, ठीक है। और अंतिम आकृति यहाँ अपन देखेंगे यारडांग। इसमें वही बात है, फर्क कितना सा है, कठोर व कोमल शैलों का ऊर्ध्वाधर होना। इसमें क्षैतिज है, एक शैल कठोर फिर मुलायम फिर कठोर फिर मुलायम आती है, क्षैतिज, इसका ऊर्ध्वाधर है, ऊपर कठोर उसके नीचे मुलायम, उसके ऊपर कठोर फिर मुलायम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यारडांग में ऊर्ध्वाधर होना। वह पवन द्वारा मुलायम शैलों का अपर्दन करने से निर्मित स्थल रूप क्या कहलाता है, यारडांग कहलाता है, ठीक है ना।
तो यह आकृति भी कुछ इसी प्रकार से निर्मित होती है, यानी बीच बीच में कई स्थलरूप जो है वो ऊपर उठे रह जाते हैं और कुछ भाग है वो कट जाते हैं। जो ऊपर उठे हुए भाग है ना, वो यार डाइन की शिला करती है, उसका निर्माण कर देते हैं। तो ये थे मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा स्थल रूपों का निर्माण करना, पवन द्वारा, ठीक है ना, अपर्दन से निर्मित। किससे निर्मित है? अपर्दन से निर्मित। अब निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनाती है पवन, वो देखते हैं। निक्षेपण से कौन कौन से स्थलरूप पवन बनाती है वो देखें। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर सीरीज अवश्य हैंडल करें आप उसको, उसमें भाग जरूर लें, क्योंकि यदि भाग नहीं लिया तो भैया ज़रूर पीछे रह जाओगे। कईयों के मैसेज आए थोड़ा फास्ट करें तो फास्ट चलने वाली है अपनी क्लासें जो है। एग्ज़ाम डेट तो छोड़ ली, आगे जाएगी, लेकिन अपन ये सोच के चलें कि एग्ज़ाम अभी होगा अपना। निक्षेपणात्मक स्थलरूप, पवन द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलरूप। जमाव से कौन कौन से स्थल आकृति हैं वो पवन जो बनाती है उसकी बात। पहली स्थल आकृति है बालू का स्तूप, ठीक है ना। तो पवन द्वारा बालू के टिल्लों का निर्माण, बालू के टिल्लों का निर्माण करना, बालू का स्तूप कहलाता है। इसके भी कई प्रकार है भाई, बालू का स्तूप के भी। इसमें कई प्रकार हैं इनके, जैसे बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आता है बरखान। तो मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार रेत के टीले, बरखान कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। यानी इसमें जो शेप बनती है इस प्रकार की सी शेप इसमें बनती है, ठीक है ना। तो इसको किस नाम से पुकारते हैं? बरखान के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे है, बरखान के भी कई रूप, इन टिलों के भी कई रूप है। एक सेकंड, थोड़ा सा एक कंफ्यूज दूर करते हैं भाई। तो इसमें कंफ्यूज यही था कि थोड़ा डाउट लग रहा था। हवाएं जो होती है, हवा की दिशा ये होती है, इसमें बहुत बार हवा की दिशा पूछ लेते हैं। तो इसमें हवा इधर से आती है और जिस ओर सिरे निकले होते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा की ओर से हवा आती है, पीछे से हवा आती है, मिट्टी यहाँ से उड़ा करके आगे गिराती रहती है और यहाँ वाला भाग खाली रह जाता है। और एक प्रकार से गाय का खुर होता है, उस तरह की सी आकृति, पैर के निशान की सी आकृति बनती है, तो इसको बरखान बोलते हैं। एक होता है सीप, तो सीप में भी वही बात है, सेम बरखान की सी आकृति होती है, लेकिन फर्क है कि ये आधा होता है। बरखान का आधा भाग है एक प्रकार से। हवाएं इसमें भी इसी तरह से आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह की आकृति है वो। यदि इसकी एक सिरा कटा हुआ हो तब क्या कहलाता है? सीप कहलाता है, ठीक है ना।
और यही शेप यदि हवा के ठीक सामने बन जाए, इसमें हो गया से पैरावलिक स्तूप, बालू का स्तूप जो है, इसमें यदि ये संरचना बरखान के विपरीत ठीक इस प्रकार से बन जाए कि हवा इधर से आ रही है और ये संरचना इस प्रकार से बन जाए हवा के जस्ट सामने, तब ये कहलाते हैं पैरावलिक बालू का स्तूप। ठीक है। एक इसमें होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ में जैसे हवा चल रही है, सामने कोई अवरोध हो तो हवा इससे टकराएगी, मिट्टी इसके सारे जमाव कर देती है अनुप्रस्थ समकोण पर, तो यह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहला। परिभाषा सेम सी रह जाएगी, आपको पता ही है, आकर से समझ जाओगे। और एक होती है अनुदैर्ध्य, तो इसमें क्या होता है, जैसे इधर से हवा जा रही है और यह समानांतर कोई वस्तु पड़ी है, तो यह हवा के सारे से इसके किनारे किनारे मिट्टी जमा होती है, हवा के समानांतर बनते हैं। तो यह वाला बालू का स्तूप है, यह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं, समानांतर बनते हैं वो। तो ये बालू का स्तूप जो है वो कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के, बरखान, शीप, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये 5 प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। बालू का स्तूप के बाद में अपन देखें अन्य शिला करते हैं। इसमें बालू का स्तूप के तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए, बरखान के लिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बरखान क्या आकृति क्या होती है, किस रूप में बनती है। दूसरी आकृति जो है ऊर्मिकाएं, तो पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित लहरनुमा आकृति ऊर्मिका कहलाती है। यानी यहाँ इस प्रकार से लहर के नुमा आकृति बन जाती है ना, उसको ऊर्मिका बोलते हैं। ठीक है। अन्य शिलाकृति है इसमें, ऊर्मिका के बाद में है बालू का कगार। तो इसमें बालू के जमाव से बने लंबे चौड़े भाग, जैसे बहुत बड़े प्रदेश में बालू इकट्ठा होकर के और बड़ी शिलाकृति बन जाती है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ी शिलाकृति बन जाती है। इस प्रकार से टीले बन जाते हैं जो ज़्यादा ऊंचे नहीं हो, तो एक प्रकार से काफ़ी दूरी तक बन जाते हैं, तो कगार नुमा आकृति होती है। इसको बालू का कगार कहा जाता है। और एक आकृति इसमें है, बहुत बार पूछा भी गया है कि लोइस का संबंध है। लोइस, तो ये बालू निक्षेप से निर्मित, ठीक है, बालू निक्षेप से निर्मित बड़े मैदान लोइस कहलाते हैं भाई। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न, लोइस क्या है। तो बालू निक्षेप से है, ठीक है ना, कटाव से नहीं है, निर्मित स्थलरूप जो है वो लोइस कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियाँ जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से बनती है, जिसकी चर्चा आपने कर ली है। एक आकृति जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पथरीले भाग है वहाँ भी एक तरह की आकृति पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पथरीले भाग होते हैं वहाँ भी एक प्रकार की शिलाकृति है वो देखने को मिलती है। तो वो किस तरह की आकृति बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक डायग्राम में बताता हूँ आपको, देखो
इस डायग्राम से समझ आओगे आप। अब देखो, ये जो आकार है ये एक प्रकार का स्थलखंड है। यहाँ अपन क्या देख रहेंगे कि मरुस्थलों में कठोर धरातल पर वर्षा के बाद निर्मित स्थलरूप, क्योंकि यहाँ वर्षा हो जाती है मरुस्थलों में, तो मरुस्थलों में स्थलरूप बनते हैं वर्षा के बाद में। तो ये किस तरह के स्थलरूप होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये मरुस्थलीय भाग है, थोड़ा सा पथरीला और पहाड़ी होता है, तो चारों ओर से पानी, ये पहाड़ी क्षेत्र मैंने बता दिया, चारों ओर का जो पानी यहाँ से बह करके किस ओर आता है, अंदर की ओर आता है। चारों ओर का पानी बह करके किस ओर आता है, अंदर की ओर, और बीच में यहाँ इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ एक झील बनती है, जिसको बोलते हैं भाई पलाया झीलें। क्या बोलते हैं, पलाया झीलें, ठीक है ना। और ये खारे पानी की झीलें होती हैं, पलाया झीलें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ की जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे मिट्टी जो होती है उसमें नमक की मात्रा जहाँ होती है, तो वहाँ पलाया खारे पानी की होती है, ठीक है। और इसका जो जहाँ से ये आती है, जिस ढाल से आती है, ढाल के पलाया झीलों के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये जहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी का निक्षेप रहता है, फिर आगे जाकर के पानी इकट्ठा होता है, तो इसको बजादा बोलते हैं। इसको बोलते हैं बजादा। दोनों ओर का जो भाग है इसको बजादा, पलाय के दोनों ओर का भाग, इसको बजादा कहा जाता है। और उसके बाद में इसके पीछे वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको पेडिमेंट बोलते हैं। बजादा के पीछे वाला भाग है उसको पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो निम्न भूमि है, और ये वाला जो यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये जो शीर्ष निकले हुए हैं, ये पर्वत हो गए, किनारों पर पर्वत, ठीक है। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं वास मैदान, ठीक है ना। तो ये अब ये आकृतियाँ इसमें बनती है स्थलरूप में। देखो यहाँ पहाड़ है दोनों साइड में, अब पहाड़ी स्तर से पानी बह कर किधर आएगा, ढाल की ओर आएगा, इस ओर ढाल है दोनों साइड का, तो ढाल है तो अपने साथ में पहाड़ों से मिट्टी कंकड़ पत्थर जमाव लेकर के अवसाद लेकर के ये पानी की धाराएं आएगी, तो यहाँ पहाड़ की तलहटी वाला जो क्षेत्र है उसको पेडिमेंट बोलते हैं। और पेडिमेंट के जस्ट आगे वाला जो क्षेत्र है जहाँ बारीक मिट्टी का निक्षेप करती है ये धाराएं, तो उसको बजादा बोलते हैं। और बजादा के ठीक बाद में जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको पलाया झील बोलते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा से निर्मित होती है, कुछ स्थलाकृतियाँ करती हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बजादा बीच में पलाया, बजादा, पेडिमेंट, पर्वत, ठीक है, ये स्थलाकृति पाई जाती है। पलाया झील के बाद में बजादा, पेडिमेंट, पर्वत, ये स्थलाकृति बनती है। तो ध्यान से इसको भी आप गौर से याद कर सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे मिशन का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह और जोश जुनून के साथ में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।